हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यस। जी। अ, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं विश्व गौरव और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूर्य प्रताप जी। आप रिटायर्ड आईएएस हैं और इस समय पिछले पिछले कुछ दिनों से लगातार आप चर्चाओं में हैं। हम आज आपसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन विषयों को लेकर के लगातार कुछ लोग उनको निशाना बना रहे हैं, कुछ लोग जो है लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं और वो भी अपनी बात मुखरता से कह रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था पे सवाल उठाए, आप पर एफआईआर हुई, लेकिन आपने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन उसे लेकर कोई बात नहीं करना चाहता। लोग आपको एक पार्टी के विशेष के विरोधी के तौर पे देख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि असल सूर्य प्रताप सिंह क्या है, वो खुद हमें बताएं। देखिए, जब से मैंने आईएएस की बड़ी नौकरी से स्वेच्छा सेविक सेवानिवृत्ति ली है, तब से मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उनकी आवाज उठाता रहा और जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको उठाता रहा। उत्तर प्रदेश में पूर्व में जो सरकार थी उसमें भी लगातार मैंने मुद्दे उठाए, जिसमें भर्तियों के घोटाले थे, लोक सेवा आयोग की भर्तियों के घोटाले थे, जिसमें और तमाम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के घोटाले थे। उनके मैंने मुद्दों को उठाया उनको। लेकिन पूर्व सरकार ने, जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उसने कभी मेरे इस इशू को निजी इशू नहीं बनाया। उन्होंने उन्होंने इसको सार्वजनिक इशू ही रहने दिया और मैं मुद्दे उठाता रहा। उस पर कार्रवाइयां भी होती रही, जांचें भी होती रही। तो उसी तरह से मैंने इस सरकार में भी वो मुद्दे उठाने शुरू किए। जब मैं पूर्व सरकार के मुद्दे उठाया करता था, तो वर्तमान सरकार के तमाम बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी मेरी पीठ थपथपाते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के सामने मुद्दे उठा रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अब जब मैंने इनका नंबर आया, इनके मुद्दे उठाए, तो फिर इन लोगों को थोड़ा सा निराशा हुई और इन लोगों को बुरा लगा कि भाई ये तो हमारे मुद्दे भी उठाने लगे। भाई, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, पूर्व सरकार करे, वर्तमान सरकार करे। इसी तरह से मैंने कोरोना के दौरान जो कहीं भी समस्याएं हो रही हैं, किसी भी प्रदेश में हो रही है, सबको उठाया। दिल्ली के बारे में उठाया मैंने, हरियाणा के बारे में उठाया मैंने, राजस्थान के बारे में उठाया मैंने। तमाम राज्यों के मुद्दे मैंने उठाए हैं जहां कोरोना से लोगों को, जनमानस को समस्याएं हो रही है। मैंने उत्तर प्रदेश में अभी हाल में उठाया और मैंने मुद्दा ये उठाया कि 69,000 जो टीचर्स की भर्तियां हैं, उसमें बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार ने इसको घोटाले को माना भी। इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और ये दुर्भाग्य है कि जिस एसएसपी ने इस मुद्दे को खोला था, उसको सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। ये कारण तो सरकार जानती होगी। लेकिन इस मुद्दे को मैंने उठाया। मैंने कहा कि इस मुद्दे में कम से कम 4,000 करोड़ से बड़े का घोटाला हो सकता है, क्योंकि 69,000 टीचर्स की भर्तियां हैं, सहायक अध्यापकों की, और ये बार बार जानकारी में आ रहा था 5 से 7 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। तो जी। फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। इसी तरह से आप देखो, जब सरकार में ईपीएफ घोटाला हुआ था बिजली विभाग का, वो मुद्दा ही मैंने उठाया था कि भाई 2600 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी को आपने, जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसको आपने कर्मचारियों का जो ईपीएफ का पैसा है, उस पैसे को आपने ट्रांसफर कर दिया। आपने नेशनलाइज बैंक में नहीं रखा और वही अधिकारी जो पूर्व सरकार में थे, वही अधिकारी इस सरकार में रहे और इस सरकार में उन्होंने ट्रांसफर किया। इसी तरह से मैंने तमाम और मुद्दे हैं जो मैंने उठाए हैं। शिक्षा विभाग के अंदर मुद्दे हैं, जो सामान्य भ्रष्टाचार है, उस पर मुद्दा उठाया है मैंने। सीएमओ के ट्रांसफर में रिश्वत का मामला था, वो मुद्दा उठाया था, जिसमें मंत्री को हटाना पड़ा था सरकार को। तो मैंने वर्तमान में एक मुद्दा उठाया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो कोरोना की अंडर रिपोर्टिंग कर रही है और उस अंडर रिपोर्टिंग का मैंने 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 क्वेश्चन पूछा। मैंने क्वेश्चन पूछा मुख्य सचिव से कि आप मेहरबानी करके ये बताएं कि क्या जो सैंपल्स आ रहे हैं, जिलाधिकारी भेज रहे हैं, क्या उनकी सबकी जांच हो जा रही है? क्या जो सैंपल जो भेज रहे हैं जिलाधिकारी, उनको हतोत्साहित किया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर मैंने मांगना चाहा था। मेरी जानकारी में था कि प्रत्येक दिन लाखों लाख सैंपल प्रत्येक दिन लेबोरेटरीज में आ रहे हैं, लेकिन जांच जो हो रही है वो प्रतिदिन 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, अभी लोग कह रहे हैं कि 10,000 कर दिया हमने या 15,000 करने वाले। देखिए, सैंपल जब लाखों आ रहे हैं तो जांच क्यों नहीं हो रही है उनकी? दो सैंपल खराब हो जाते हैं और आप देख रहे हैं कि तमाम लोग मर जा रहे हैं। एक एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आ रही है, 4 दिन बाद आ रही है, 5 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है। इसका कारण यही है कि बैकलॉग सैंपल्स का है, उस समय से जांच नहीं हो पा रही। तो ये मैंने मुद्दा उठाया था।
तो एक साधारण मुद्दा था, सवाल मैंने पूछा था, इसमें मैंने कोई बात नहीं की थी, सरकार को आरोप लगाया हो या सरकार की अपमानना की हो, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन सरकार ने उसको आधार बना के मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दिया कि आप जनता को डरा रहे हैं। अरे ये बताइए, मैं थोड़ी डरा रहा हूं, डरा तो सरकार रही है। देखिए, योगी जी ने खुद कहा कि जो 32 लाख मजदूर यहां आए हैं, उन 32 लाख मजदूरों में से जो महाराष्ट्र से आए उसमें 75%, दिल्ली के अंदर 50%, और जो अन्य राज्यों से आए 25% तक संक्रमित हो सकते हैं। तो एडमिशन ऑफ फैक्ट है सरकार का। तो डरा तो आप रहे हो ना, है तो आपने पैदा किया, मैंने तो खाली प्रश्न पूछा था। तो उसी को आधार मैंने बनाया। जब आप कहते हो इतनी बड़ी संक्रमण की संख्या है तो भाई टेस्ट कराओ ना। आपकी जो पॉलिसी है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है उत्तर प्रदेश की, तो पॉलिसी यह है नो टेस्ट नो कोरोना, यानी कि टेस्ट ही मत करो तो पता कैसे चलेगा कितना कोरोना है। ये मेरा मुद्दा था। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं अलग अलग जहां जहां पे यूपी में टेस्टिंग हो रही है। वैसे ही जब ये कोरोना का पूरा पहला केस जब लखनऊ में मिला था, तब यहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि उसको कोरोना की टेस्टिंग हो सके। उस समय जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से यहाँ पे केवल 50 टेस्ट डेली के बेसिस पे हो सकते थे। सरकार का कहना है, मेरे पास एक आंकड़े हैं केजीएमयू के। 11 अप्रैल को वहां पर 582 टेस्ट के आसपास हर दिन होते थे। 30 अप्रैल को वो 860 तक पहुंचे। 16 जून को, यानी कि इस समय 2708 टेस्ट हो रहे हैं। 2708 आंकड़ा है। तो इस तरीके से अभी स्टेट में 15,000 तक पहुंच गए हैं। कुछ और स्टेट भी हैं जैसे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी जो टेस्टिंग है वो 15 से 18 के आसपास है, 18 से 20 के आसपास में है। तो लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आपने एक और ट्वीट किया था, मेरे पास है उसका, कि आपने लिखा था यूपी की जनसंख्या 23 करोड़ है, जो कि देश की जनसंख्या की 17% है। जनसंख्या 17% है, लेकिन संक्रमण 3.9% है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैं कुछ स्टेट के हिसाब से मैं आपको बताऊं। तमिलनाडु में अब तक 7.5 लाख टेस्ट हुए हैं, जिसमें से जो पॉजिटिव पाए गए लोग हैं वो हैं 48,019, यानी कि करीब 6.4%। महाराष्ट्र में करीब 6,84,000 टेस्ट हुए हैं, जिसमें पॉजिटिव पाए गए 1,13,445, यानी कि करीब 16%। उत्तर प्रदेश में जो 2 दिन पहले तक के आंकड़े हैं उसमें 4,66,000 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से करीब 14,000 पॉजिटिव पाए गए, यानी कि करीब 3%। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ एक व्यवस्था ऐसी थी जिसकी वजह से अन्य राज्यों में जो पॉजिटिव केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? अगर हम परसेंटेज की बात करें, टोटल जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें से जितने पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस हिसाब से तो यूपी में काफी कम परसेंटेज है। तो इसमें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ नीतियां ऐसी रही जिसकी वजह से टेस्ट जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो कम है बाकी राज्यों की तुलना में? देखिए, मैंने तो शंका रेज की है। देखो, एक सामान्य नागरिक क्या कह सकता है, जी और चूंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं तो मैं एनालिसिस भी करता हूं। इकोनॉमिक्स मेरी बैकग्राउंड है, मैंने अमेरिका से जी एमबीए पीएचडी किया है। मुझे एनालिसिस करना आता है, मुझे समझना आता है, मुझे एक्सट्रापोलेशन आता है, मुझे जी आता है कि कैसे उसका परीक्षण किया जाए। देखो, मैं सिंपल आंकड़े आपके सामने रखता हूं, इससे आप खुद लगा सकते हैं कि ये कॉरोबोरेटिव एविडेंस है कि जी उत्तर प्रदेश सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार वास्तव में सही आंकड़ों को सामने नहीं आने दे रही है, क्योंकि वो वाही वाही लूटना चाहते हैं कि हमने लॉकडाउन सख्ती से पालन कराया और हमने कोरोना को रोक दिया। देखिए, कोरोना एक वायरस है और वायरस कम्युनिटी में है, उसको डंडे से जी नहीं रोक सकते। लॉकडाउन से पॉज कर सकते हो, लेकिन लॉकडाउन तो खुल गया। अब तो ये पूरा फैलेगा समाज के अंदर, और फैल भी रहा है, आप देख भी रहे हैं। मैंने ये कहा था, आप सही कह रहे हैं जो आपने आंकड़े दिए और जो मैंने कहा था, भाई उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसके विषय उसके सापेक्ष अगर आप देखें तो जो टेस्ट हो रहे हैं उनको देखें। और टेस्ट का एक मानक होता है जिसमें होता है पर मिलियन पॉपुलेशन पे टेस्ट होता है। तो पर मिलियन पॉपुलेशन का अगर मानक देखें आप, तो जो समकक्ष और राज्य है, सबसे खराब स्थिति में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से बिहार है, और एक है तेलंगाना। ये राज्य आ रहे हैं कि भैया पर मिलियन पॉपुलेशन जो टेस्ट करने चाहिए आप नहीं कर रहे हैं वो। अब दूसरी बात ये आ रही है 3.9% जो टेस्ट जो पूरे संक्रमण देश का है उसमें आपके यहाँ निकल रहे हैं। क्या कारण है? पॉपुलेशन 21%, 22% या 17% जो आप भी बता रहे हैं, और आपका 3.9% संक्रमण। तो एकदम शंका लगती है ना, अभी क्या कारण है? या तो आपने वैक्सीन विकसित कर लिया, या कोई इलाज खोज लिया, या कोई काढ़ा खोजा आपने जिससे कोरोना रुक गया। भाई, कोरोना को डंडे से तो नहीं रोक सकते आप। कोरोना जब ऐसा भी नहीं है बाउंड्री रोक सके उसको, देशों की बाउंड्री नहीं रोक पा रही है, तो राज्यों की बाउंड्री क्या रोकेंगे आप? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये टेस्ट की सैंपलिंग जो हो रही है
तो जी सैंपलिंग कैसे हो रही है? आप सैंपलिंग जो कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, रैंडम सैंपलिंग है या सैंपलिंग आपकी सिम्टोमेटिक जो पेशेंट उनकी सैंपलिंग खाली हो रही है या एसिम्टोमेटिक लोगों की सैंपलिंग हो रही है। अब जैसे उदाहरण के लिए पीलीभीत का वाक्य देता हूँ। पीलीभीत ने एक पॉलिसी डिसाइड किया कि प्रत्येक 13वें घर का सैंपल लिया जाएगा। अब संक्रमण है अथवा नहीं है, 13वां घर है, तो पता चला कि आपके संक्रमित तो हुए 10%, 90% असंक्रमित सैंपल ले लिए, तो आपकी परसेंटेज वैसे ही कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? तो जी जी अगर आप नौजवानों के सैंपल ज्यादा लेंगे तो आपकी जो सैंपल में जो संक्रमित है उनका परसेंटेज अपने आप ही कम हो जाएगा। तो मुझे जी लगता है कि सरकार एक चाल चल रही है, ये सरकार एक स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है। तो भाई ऐसा दिखाओ कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होने के बावजूद भी महाराष्ट्र है, दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, अन्य राज्यों के सापेक्ष यूपी ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया, जबकि वो संभव नहीं है। संभव इतना ही है कि आप कंटेन इसको कर सकते हैं। और इलाज देखिए, अभी वॉशिंगटन पोस्ट ने भी एनालिसिस भेजी है बड़े बड़े साइंटिस्टों की, कि अगर आपको वास्तव में, ये भी मैंने ट्वीट किया, आप देखना चाहेंगे तो मैंने ये कहा, देखिए उन्होंने कहा है कि टेस्ट ही इलाज है। टेस्ट करोगे जी वायरस रुकेगा, टेस्ट ना करने से वायरस रुकेगा नहीं, ये खुद कहा है उन्होंने। तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ये जान ले, टेस्ट ना करके आप लोगों को नुकसान कर रहे हैं, लोग मरेंगे, या तो फिर आप मौत के आंकड़े डिक्लेयर कर दीजिए। भाई जी सामान्य में इस प्रदेश के अंदर 4,500 लोग प्रतिदिन मरते हैं, सामान्य की बात कर रहा हूं, जी उसमें से 55% रोड एक्सीडेंट में है। समझ रहे? रोड जी एक्सीडेंट आजकल होने की ट्रैफिक काम है, लॉकडाउन से कब तक हुए नहीं। तो जो लोग हैं वो 2,000 से ज्यादा अगर मर रहे हैं लोग, मैंने वो घटा दिया रोड एक्सीडेंट वाला, तो जी वो जो मर रहे वो संक्रमण से मरे। अब ये क्या कहना चाहते हैं? संक्रमण से नहीं, वो किडनी से मर गया, वृद्धावस्था से मर गया, लंग की बीमारी से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया। ये आंकड़ों को सही दिखाने नहीं देते। भाई जो भी मर रहा है उसका पोस्टमार्टमली आप, जो मरने से पहले, थोड़े पहले जितने भी लोग ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हैं उनके टेस्ट करा लो, तो पता चल जाएगा कोरोना से मरा, बिना कोरोना से मरा। वो भी नहीं जी करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहते। मुझे लगता है सरकार की नॉन ट्रांसपेरेंसी है, सरकार की जो पॉलिसी है वो मिस्टीरियस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। लोगों को सच्चाई बताए, नहीं छुपाने क्या बात है। भाई लोगों का टेस्ट होगा, इलाज होगा, जो मरेंगे आप कोशिश पूरी कर रहे हो लेकिन आप आंकड़े छुपा रहे हो, तो भाई जो वास्तव में कंट्रोल नहीं हो पाएगा वो मरेंगे, मर भी रहे हैं। अमेरिका में मर रहे हैं, देखो अमेरिका में संख्या क्यों दिखाई दे रही है? टेस्ट कर रहे हैं बड़े पैमाने, बड़े बड़े में टेस्ट करेंगे तो संख्या दिखाई देगी, लेकिन इलाज भी हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? ना टेस्ट कर रहे हैं तो इलाज कैसे होगा, पता कैसे चलेगा संक्रमण है? तो मुझे लगता है राज्य सरकार को मैंने आगाह किया था, राज्य सरकार को मैंने ये भी कहा था कि भाई आप अपनी जो पॉलिसीज बना रहे हो, मुझे आपत्ति नहीं है, आपके तमाम विवेकशील लोग बैठे हुए हैं, अच्छे अधिकारी बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी है, अधिकारी अच्छे अधिकारी लोग हैं, लेकिन 11 लोगों की जो टीम है वो ब्यूरोक्रेट्स की टीम है। मैंने कहा था इसमें 4-5 लोग विशेषज्ञ भी बैठा लें, जी जिसमें आप डॉक्टर्स हो सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट होंगे, बायोस्टेटिशियन हो सकते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, पैंडेमिक के जो एक्सपर्ट हैं वो हो सकते हैं। उनको बैठा लो तो आपको सही जानकारी मिलेगी, सही प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए सजेशंस मिलेंगे। लेकिन सरकार मानती नहीं है। सरकार तो प्रतिदिन 11 लोगों को बैठा के मीटिंग करती रहती है, अखबार में छपता रहता है। तो मुझे लगता है कि कहीं पे ये पब्लिसिटी मैनेजमेंट हो रहा है। और कोरोना जिसे कहते हैं ना कि आपात है, आपात को अवसर में बदलने की कोशिश। अवसर क्या? वोट का अवसर, लोगों के जीवन बचाने का अवसर नहीं। तो इसलिए मैं सोशल लाइफ में हूं, भाई मैं तो प्रश्न उठाऊंगा, हर सामान्य व्यक्ति उठाएगा और सरकार को जवाब देना चाहिए। और प्रश्न उठाएंगे हम सत्ता पक्ष से, विपक्ष से तो पूछेंगे नहीं। जी तो इसमें बुरा मानने की बात क्या है? इसमें एफआईआर दर्ज करने का कौन सा इश्यू आ गया? सर, आपने इस वक्त की बात की। आप जब आईएएस अधिकारी थे उस समय आपने अखिलेश सरकार के खिलाफ भी एक आंदोलन चलाया था। थोड़ा सा करेक्ट। उस आंदोलन के विषय में बताइए, और आज के वक्त में और उस वक्त के वो जो वक्त था उसमें क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए अखिलेश यादव के समय में मैंने सेवा में रहने से सेवा में होने के बावजूद भी पहले छोड़ दी थी नौकरी। मैंने पहला एक मुद्दा जो उठाया था, ये मुद्दा उठाया था लोक सेवा आयोग के अंदर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। बच्चे मुझे फोन कर रहे थे, मैं इलाहाबाद गया भी था, वहां पे भर्ती में घोटाला हुआ है। जी हमने कहा घोटाला हुआ है अथवा नहीं हुआ है, इसकी सीबीआई से जांच करा लीजिए। जब चुनाव का समय आया तो इस सरकार ने वादा किया तो सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। ये बात अलग है कि इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी कराई लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया। और जो एसएसपी सही जांच कर रहे थे सीबीआई के, उनको हटा दिया, आज तक कोई एसएसपी पोस्ट नहीं किया, तो ठंडे बस्ते में चली गई।
और अखिलेश यादव के समय में मैंने जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे, गोमती बंधक का प्रोजेक्ट था, तमाम और प्रोजेक्ट्स थे, उनके मुद्दे उठाए थे मैंने। तो भाई इनके जी अंदर मुझे लगता है कि वो ज्यादा खर्चा हो रहा है, काम इतना नहीं हो रहा है, ये मुद्दे मैंने उठाए थे। और मुझे लगता था, जैसे खनन का मुद्दा मैंने उठाया था, शराब माफिया का मुद्दा मैंने उठाया था, खनन में जो है वो खनन आज भी बस बदस्तूर जारी है। अब ये तो उसकी अखिलेश यादव की सरकार की बात हो गई। अब माननीय योगी जी की जो सरकार है, इसमें भी वो घोटाले जो पहले जिनको घोटाले ये खुद कहते थे, वो आज भी बदस्तूर जारी है। जो खनन माफिया है वो आज भी चल रहा है। जो व्यक्ति खनन का ठेका पहले लेते थे वो आज भी ठेकेदार है, उनके पास पूरा बारदाना है, मशीनें उन्हीं लोगों के पास है। वो भी आज बुंदेलखंड के अंतर्गत जो बेतवा है, जो सोन नदी है, उनका सीना आज भी चीर रहे हैं। वो मशीनें काम कर रही हैं, तो वो निकाल रहे हैं, आज भी पत्थर तोड़ रहे हैं। वो सरकार, हमको उम्मीद थी कि ये सरकार वास्तव में जब आएगी तो इन चीजों को हटाएगी। शराब माफिया जो पूर्व सरकारों में ठेकेदार थे, इन्होंने ई टेंडरिंग किया, लेकिन पूर्व सरकारों के जो ठेकेदार थे उन्होंने उसको ऐसा हेरी फेरी किया, इस सरकार ने भी किया, तो उन्हीं को वापस मिल गया। तो सारा काम उन्हीं के पास ही है। तो इस सरकार में हमने कहा भी जब आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हो, तो आप अन्य सरकारों से भिन्न होने चाहिए ना। भाई पूर्व सरकार ने गड़बड़ किया तभी तो आप आए, लेकिन बिल्कुल। आप भी गड़बड़ करेंगे तो फिर क्या करेंगे। और आपका है, मैं नहीं कहता इस वर्तमान सरकार में कोई 10 गुना भ्रष्टाचार ज्यादा है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं पूर्व सरकारों से कम नहीं, अधिक ही भ्रष्टाचार है। आ, सर साल 1986, उस साल आधी रात को भगवान श्री राम को बंधन मुक्त करने की जो प्रक्रिया थी उसमें आपका भी अहम रोल था। थोड़ा सा उस किस्से के बारे में बताइए, क्या था वो मामला। मैंने उस किस्से को आज तक छुपा के रखा था, हालांकि ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड जी है ये। जी ये वर्ष 1986 में मुख्यमंत्री जी ने, जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था उनका, जो न्यायालय का आदेश आया, आपको जानकारी, न्यायालय का आदेश आया था कि ताला खोल दिया जाए। जी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अभी जाओ, जबकि रात का समय था, आदेश आ चुका था शाम को 6 बजे, और रात का समय था। हमने कहा साहब कल कर लेंगे, बोले नहीं नहीं, कल को फिर और न्यायालय का विवाद हो जाए, कोई स्टे हो जाए, कोई चीज हो जाए, रात में ही ताला खुलेगा, ताला तोड़ा जाएगा, और किसी को बताना नहीं है। तो मैंने क्या किया कि भाई मुझे गाड़ी दी उन्होंने, उस वक्त गाड़ी होती नहीं थी छोटे अधिकारियों के पास, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी जी था। गाड़ी लेके मैं फैजाबाद पहुंचा, और रात के मुझे करीब 11 बज गए थे। जी मैंने जिलाधिकारी को जगाया, जिलाधिकारी को बताया भी नहीं था क्या करना है। जिलाधिकारी को रात में जगाया तो वो इंदु कुमार पांडे साहब थे जिलाधिकारी। मैंने कहा सर आज अभी रात को ताला खुलेगा, राम को मुक्त कराना है। तो बोले यार अभी क्या मुसीबत आ रही है। मैंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, रात में ही करना पड़ेगा। हम रात में ही गए, पुजारी भी नहीं मिला था, चाबी भी नहीं मिली थी। जो जिलाधिकारी की जो स्टैंड वो था चपरासी, ईंट से ताला तोड़ा है, पुजारी बाद में आए। मेरा कहने का मतलब, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैंने ताला तोड़ के मैं बहुत बड़ा हिंदू बन गया, ये मैं जी ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं भाई राम भक्त बहुत बड़ा बन गया। मैं ये कर रहा हूं कि जो लोग मस्जिद ध्वस्त करके या जो भी ढांचा था उसको ध्वस्त करके जो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा राम का काम कर दिया, हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो राम को मुक्त कराने वाले लोग थे उसमें तो मैं अहम था। ये श्रेय आप क्यों ले रहे हो। अगर हिंदू दे तो श्रेय मुझे भी, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मैं ऐसा जी हिंदू नहीं हूं जैसे आप हैं। आप वो हिंदू है जो दूसरों से नफरत करते हैं, मैं वो हिंदू हूं जो दूसरे से प्रेम करता है, हिंदू से भी प्रेम करता है, हर धर्म से प्रेम करता है। तो मैंने राम को मुक्त कराया, मैंने ताला तोड़वाया, ताला खुलवाया, तो भाई आप मुझे कम हिंदू क्यों आंकते हो। आप कहते हो आप हिंदू है ही नहीं, आप सरकार की आलोचना करते हो, ये तो हिंदू वाली सरकार है, तो आप तो हिंदू ही नहीं हो, कम हिंदू है, मुझे कमतर हिंदू कहते हैं ये। तो मैं कहता हूं मैं कमतर नहीं हूं, आपसे कमतर हिंदू नहीं हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन आप जैसा नहीं हूं। वो मेरे पास प्रपंच नहीं है, वो मेरे पास ढोंग नहीं है। मैं हिंदू वो हूं जब को सब जो सब हिंदुओं को प्रेम करता है, वो मैं वो हिंदू हूं जो मुसलमानों को प्रेम करता है। मैं वो हिंदू हूं जो सिखों को, ईसाई की, जैन को प्रेम करता है। मैं वो हिंदू हूं जो सबको साथ लेके चलना चाहता हूं। और मैं एक और प्रकरण जोड़ता हूं आपको। खुदाई हुई थी इसकी विवादित स्थान की, और जी हाईकोर्ट के आदेश पर खुदाई हुई थी, तो मैं उस वक्त कमिश्नर था वहां, क्योंकि जी मुझे बाद में कमिश्नर पोस्ट किया गया था। और खुदाई के जो अवशेष निकले हैं उसमें तो सब चीजें लिखी हुई है, सब चीजें हैं, जी हिंदू स्ट्रक्चर के भी हैं, बुद्ध स्ट्रक्चर के भी हैं। मैंने कहा कि बुद्ध भगवान का भी वहां पे मंदिरों के प्रमाण मिल रहे हैं। हम्म,
अरे नई बात नहीं कह रहा हूं मैं, और नहीं स्वीकार करेगा, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं तो कमिश्नर रहा हूं ना, प्रशासक था मैं, उस राम जन्मभूमि प्रसर का प्रशासक था मैं। तो मैं कह रहा हूं कि बुद्ध के भी अवशेष निकले थे, जो चक्र था, तो आप राम के साथ में बुद्ध का भी मंदिर बनवा दीजिए बगल में, क्या बुरी बात है भाई। भाई जब राम का मंदिर बनेगा तो उसमें हनुमान की चित्र भी होगा, उसमें दुर्गा माँ का चित्र भी होगा, उसमें सभी देवी देवता के चित्र होंगे, तो उसमें गौतम बुद्ध भाई वो भी तो भगवान ही थे, जिसने राजा होके अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग दिया, और एक जो डेड बॉडी जा रही थी उसको देख के उनका जीवन बदल गया कि अंत आपका यही है, तो वो तो भगवान के तुल्य हो गए। तो भगवान बुद्ध का वहां पे एक मंदिर बनाने में आपको क्या दिक्कत है? मैं एक आखिरी सवाल बस लेना चाहूंगा। इस समय आपको सरकार से जुड़े हुए लोग और आम लोग सभी देख रहे हैं, दोनों के लिए एक अलग अलग छोटा सा मैसेज, क्योंकि आप सरकार में भी रहे हैं, आपने बहुत सारी सरकारों के साथ अलग अलग काम किया है, बड़ा अनुभव है आपको। एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पे आप सरकारी नुमाइंदे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को एक प्रचंड बहुमत प्राप्त है, और इस सरकार को आने के लिए हमने भी समर्थन किया था। पूर्व सरकार की आलोचना की तो आपका समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। सरकार से बहुत अपेक्षाएं थी, जिसमें निराश किया सरकार ने। सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक पैंडेमिक है, एक कोरोना का क्राइसिस है, 32 लाख मजदूर आपके यहाँ आए हुए हैं, उनमें संक्रमण है, आप स्वीकार करते हैं। वो गरीब व्यक्ति है, निर्बल व्यक्ति है, उसका जीवन भी उतना ही बहुमूल्य है जितना उनका है जो बड़े बड़े नर्सिंग होम में या अस्पताल में पहुंच सकते हैं। वो गांव देहात में है, उनकी रीच शहर के अस्पतालों की नहीं है। उनका जीवन बचाओ, उनके टेस्ट कराओ, आंकड़े मत छुपाओ। इन वर्तमान सरकार से कहता हूं मैं, अधिकारी हैं आपके पास, लेकिन खाली अधिकारियों की ना सुनो, जनता की भी सुनो। बाहर फील्ड में निकले, सारे मिनिस्टरगण निकले, मंत्री जी निकले, मुख्यमंत्री जी निकले, विधायकगण निकले, सब निकले फील्ड के अंदर, देखें वास्तव में हो क्या रहा है। अब आप कह रहे हैं जनता से मैं क्या कहूं, जनता से मैं इतना कहूंगा कि भाई आप धैर्य रखें, सरकार के साथ सहयोग करें, सरकार अधिकतम करे, कोई उपद्रव करने की जरूरत नहीं है, कोई भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, आप सरकार का सहयोग करें। लेकिन हाँ, सरकार के काम में कहीं हीला हवाली है, कमजोरी है, तो प्रश्न अवश्य उठाएं। गलत चीज, भ्रष्टाचार, कमी सरकार की, उसको सहन करना भी उतना ही अपराध है जितना कि स्वयं उसे करना। मुझे लगता है सबको एकजुट होके, जनमानस को, सरकार को एकजुट होके ऐसे काम करने हैं ताकि उत्तर प्रदेश एक वेलफेयर स्टेट बन सके, क्योंकि संविधान में यही लिखा हुआ है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।